ईसा पूर्व 480 में स्पार्टा पर सूरज उगता है। राजा लियोनिडास बुजुर्गों की परिषद के सामने खड़े हैं। ऐसी खबर आई है जिसने सब कुछ बदल दिया है। फारसी सम्राट ज़र्क्सीज अब तक की सबसे बड़ी सेना लेकर यूनान की ओर बढ़ रहा है। इतिहासकारों का अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा सैनिक हेलेस्पोंट पार करके यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। महान सम्राट मैराथन में अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता है और पूरे यूनान को गुलाम बनाना चाहता है। हर नगर राज्य के सामने 2 ही रास्ते हैं, घुटने टेकना या फिर पूरी तरह तबाह हो जाना। लियोनिडास यूनान की रक्षा का नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं। ये मिशन आत्मघाती है और ये बात हर कोई जानता है। थर्मोपाइली का संकरा रास्ता ही फारसी सेना के लिए दक्षिण यूनान में घुसने का एकमात्र मार्ग है। किसी को उस रास्ते को रोकना होगा ताकि यूनान को तैयारी के लिए समय मिल सके। स्पार्टा के राजा ने इस नामुमकिन जंग के लिए 300 योद्धाओं को चुना है। उन्होंने जिस भी आदमी को चुना उसके पीछे उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीवित बेटे मौजूद हैं। वे इस बात को जानते हुए उत्तर की ओर बढ़ेंगे कि वे कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। लियोनिडास का जन्म लगभग ईस्वी पूर्व 540 में एक शाही परिवार में हुआ था। फिर भी स्पार्टा के राजाओं को बचपन में कोई विशेष रियायत नहीं मिलती थी। 7 साल की उम्र में नन्हे लियोनिडास ने अगोगे में प्रवेश किया, जो स्पार्टा के योद्धाओं को तराशने वाली एक बेहद कठोर प्रशिक्षण प्रणाली थी। ये लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा ताकतवर सैनिकों के साथ आया है, जो आप घर वापस नहीं लौटेंगे। लियोनिडास का जन्म लगभग ईस्वी पूर्व 540 में एक शाही परिवार में हुआ था। फिर भी स्पार्टा के राजाओं को बचपन में कोई विशेष रियायत नहीं मिलती थी। 7 साल की उम्र में नन्हे लियोनिडास ने अगोगे में प्रवेश किया, जो स्पार्टा के योद्धाओं को तराशने वाली एक बेहद कठोर प्रशिक्षण प्रणाली थी। 13 वर्षों तक उन्होंने आम नागरिकों के साथ रहकर भूख, दर्द और लगातार युद्ध का कठिन प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सीखा कि स्पार्टा की ताकत व्यक्तिगत गौरव में नहीं बल्कि एकता और अनुशासन में है। यही शिक्षा उस व्यक्ति को गढ़ती है जो अब अपने राष्ट्र को उसके सबसे काले दौर में ले जा रहा है। स्पार्टा की सैन्य व्यवस्था प्राचीन दुनिया के सबसे खूंखार सैनिक तैयार करती है। जन्म के समय से ही राज्य हर बच्चे की किसी भी कमजोरी या विकृति की जांच करता है। केवल ताकतवर ही नागरिक बनने के लिए जीवित बचते हैं। लड़के एक साथ समूहों में प्रशिक्षण लेते हैं, सरकंडों पर सोते हैं, कम से कम भोजन करते हैं और रोज लड़ते हैं। वे सीखते हैं कि युद्ध के मैदान से पीछे हटना मौत से भी बदतर अपमान है। ये संस्कृति ऐसे योद्धा पैदा करती है जो युद्ध में मरने को सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। लियोनिडास इन मूल्यों को पूरी तरह से जीते हैं। फारस के खतरे ने आपसी रंजिशों को अस्तित्व के संकट में बदल दिया है। यूनानी नगर राज्य पीढ़ियों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। एथेंस और स्पार्टा, 2 सबसे बड़ी ताकतें, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती थीं और समाज को लेकर उनकी सोच भी अलग थी। फिर भी ज़र्क्सीज ने उन्हें या तो साथ मिलकर लड़ने या फिर अलग अलग मर जाने पर मजबूर कर दिया। स्पार्टा के राजा समझते हैं कि थर्मोपाइले की रक्षा करने का मतलब एथेंस समेत पूरे यूनान की रक्षा करना है। व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेदों को अब इंतजार करना होगा। सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। लियोनिडास अगस्त ईसा पूर्व 480 में अपने 300 स्पार्टन योद्धाओं के साथ उत्तर की ओर कूच करते हैं। उनके साथ दूसरे यूनानी शहरों के लगभग 7000 सहयोगी भी हैं। ये संयुक्त सेना थर्मोपाइले पहुंचती है, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है गर्म द्वार। ये रास्ता अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 15 मीटर चौड़ा है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। कोई भी सेना इस मोर्चे को बगल से घेर नहीं सकती। भूगोल यूनानियों के लिए वरदान बन जाता है। रक्षक उस रास्ते की किलेबंदी करते हैं और इंतजार करते हैं। ज़र्क्सीज अपनी विशाल सेना के साथ कुछ दिनों बाद वहां पहुंचता है। फारसी जासूस यूनानियों की स्थिति की खबर देते हैं। वे बताते हैं कि स्पार्टा के सैनिक व्यायाम कर रहे हैं और अपने लंबे बालों में कंघी कर रहे हैं, जैसे किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हों। ज़र्क्सीज उनकी इस कथित मूर्खता पर हंसता है, लेकिन डेमोरेटस नाम का एक यूनानी भगोड़ा उसे चेतावनी देता है। स्पार्टन मरने से पहले अपने बालों को संवारते हैं। ये योद्धा मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। महान सम्राट इस चेतावनी को अनसुना कर देता है। ज़र्क्सीज लियोनिडास के पास एक संदेशवाहक भेजता है।
संदेश साफ है, अपने हथियार डाल दो और अपनी जान बचा लो। स्पार्टा के राजा का जवाब अमर हो गया। उन्होंने यूनानी भाषा में सिर्फ 2 शब्द कहे, मोलोन लबे, यानी आओ और खुद ले लो। इस चुनौती ने फारसी दरबार को हिला के रख दिया। महान सम्राट को आज तक किसी ने मना नहीं किया था। ज़र्क्सीज़ रक्षकों को दोबारा सोचने के लिए 4 दिन का समय देता है। लियोनिडास इस समय का उपयोग दीवारों को मजबूत करने और अपने लोगों को तैयार करने में करते हैं। 5वें दिन इंतजार खत्म होता है। भोर होते ही पहला फारसी हमला शुरू होता है। मीडियन पैदल सेना की लहरें उस संकरे रास्ते पर टूट पड़ती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी भारी संख्या के बल पर यूनानियों को कुचल देंगे। इसके बजाय उनका सामना कांसे की ढालों की दीवार और फौलादी अनुशासन से होता है। स्पार्टन फैलैंक्स नामक एक सघन संरचना में लड़ते हैं। हर योद्धा एक दूसरे की ढालों के सहारे खुद को और अपने साथी को सुरक्षित रखता है। ढालों की उस दीवार के पीछे से लंबी बर्छियां दुश्मन को चीर देती हैं। फारसी सेना उसे भेद नहीं पाती। रास्ते में लाशों के ढेर लग जाते हैं। मीडियन सेना लहूलुहान होकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। ज़र्क्सीज़ अपने सबसे खास इमॉर्टल्स यानी अमर योद्धाओं को मैदान में उतारता है। 10,000 योद्धाओं की ये टुकड़ी शाही रक्षक सेना है, जिनकी संख्या कम होने पर तुरंत नए सैनिक भर्ती कर लिए जाते हैं। ज़र्क्सीज़ को यकीन है कि वे यूनानी रक्षा पंक्ति को तोड़ देंगे। इमॉर्टल्स अनगिनत जीतों के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पार्टन उनका तिरस्कार के साथ सामना करते हैं। संख्या बल का उस जगह कोई मोल नहीं जहां एक बार में सिर्फ कुछ ही आदमी लड़ सकते हों। इमॉर्टल्स भी आम सैनिकों की तरह मारे जाते हैं। उनकी सरकंडों की ढालें और छोटी बर्छियां स्पार्टा के कांसे और फौलादी अनुशासन के सामने बेकार साबित होती हैं। लियोनिडास अपने आदमियों को बारी बारी से भेजते हैं ताकि वे तरोताजा रहें। यूनानी सहयोगी भी मोर्चा संभालने में मदद करते हैं। फलांक्स की दीवार अटूट रहती है। पहले दिन की रात होने तक हजारों फारसी मारे जा चुके हैं। यूनानियों का नुकसान बहुत ही कम हुआ है। ज़र्क्सीज़ अपने सिंहासन से ये सब देख रहा है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दूसरे दिन फारसी हमले और तेज हो जाते हैं। ज़र्क्सीज़ अलग अलग पैंतरे, अलग टुकड़ियां और अलग व्यू रचनाएं आजमाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जिस भूगोल ने उसकी सेना को संकरे रास्ते में फंसा दिया था, वही अब उसके दुश्मनों की ढाल बना हुआ है। हर हमला यूनानी ढालों से टकराकर ऐसे टूट जाता है जैसे चट्टानों से लहरें। महान सम्राट अब हताश होने लगा है। उसकी रसद रोज कम हो रही है और उसकी साख हर बीतते घंटे के साथ गिर रही है। उसे या तो रास्ता तोड़ना होगा या कोई दूसरा मार्ग खोजना होगा। एफियाल्टस नाम का एक यूनानी गद्दार ज़र्क्सीज़ को वो रास्ता बता देता है जिसकी उसे तलाश थी। पहाड़ों के बीच एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो थर्मोपाइले के पीछे निकलता है। स्थानीय चरवाहे घाटियों के बीच आने जाने के लिए इस पगडंडी का इस्तेमाल करते हैं। रास्ता संकरा और कठिन है, लेकिन एक दृढ़ सेना रात भर में इसे पार कर सकती है। एफियाल्टस सोनी के बदले फारसी सैनिकों को पहाड़ों से रास्ता दिखाने का प्रस्ताव रखता है। महान सम्राट इसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। वो रात के सफर पर अपने इमॉर्टल्स को भेजता है। भोर होने तक वे यूनानी सेना के पीछे पहुंच जाएंगे। आधी रात के ठीक बाद एक यूनानी जासूस पहाड़ी रास्ते पर फारसियों को देख लेता है। वो दौड़कर लियोनिडास को चेतावनी देने पहुंचता है। स्पार्टा के राजा अपने कमांडरों को इकट्ठा करते हैं। स्थिति बिल्कुल साफ है। सूरज उगने तक फारसी सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लेगी। ज्यादातर यूनानी सहयोगी जाल बिछने से पहले अभी भी दक्षिण की ओर भाग सकते हैं, लेकिन फारसी सेना को रोकने और पीछे हटते यूनानियों को बचाने के लिए किसी का वहां रुकना जरूरी है। लियोनिडास जानते हैं कि उनका सम्मान क्या मांग रहा है। स्पार्टा के राजा ज्यादातर सहयोगियों को तुरंत पीछे हटने का आदेश देते हैं। लगभग 2000 स्वयंसेवक स्पार्टन्स के साथ रुकने और मरने का फैसला करते हैं। थेस्पियन और थेबन्स ने उस रास्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये लोग समझते हैं कि ये वे यूनान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं। तीसरे दिन की सुबह होती है। लियोनिडास अपने बचे हुए योद्धाओं को रक्षात्मक दीवारों से बाहर लेकर आते हैं। वे दीवारों के पीछे छिपकर मारे जाने का इंतजार नहीं करेंगे। स्पार्टन हमला करते हैं। अंतिम युद्ध भयंकर तीव्रता के साथ शुरू होता है। लियोनिडास और उनके योद्धा सीधे मुख्य फारसी सेना पर हमला बोल देते हैं। वे उन लोगों के जुनून के साथ लड़ते हैं जिन्होंने मौत को गले लगा लिया है।
बर्छियां और तलवारें टूट जाती हैं। हथियार खत्म होने पर स्पार्टन खंजर, मुक्कों और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। वे उस अफरा तफरी में ज़र्क्सीस के अपने भाइयों को मार गिराते हैं। खुद महान सम्राट भी यूनानी बर्छियों की चपेट में आने ही वाला था। फारसी सेना घबराहट और डर के मारे पीछे हट जाती है। लियोनिडास उस भीषण नरसंहार के बीच लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। फारसी सेना स्पार्टा के राजा को पहचान लेती है और उनके शव पर टूट पड़ती है। वे इसे जीत की निशानी के तौर पर कब्जाना चाहते हैं। जीवित बचे स्पार्टन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करते। वे अपने राजा के शव के लिए 4 बार लड़ते हैं। हर बार वे फारसियों को पीछे खदेड़ देते हैं। आखिरकार पहाड़ी रास्ते से इमॉर्टल्स वहां पहुंच जाते हैं। घेरा पूरा हो जाता है। बचे हुए यूनानी एक छोटी पहाड़ी पर पीछे हटते हैं। फारसी उस पहाड़ी को पूरी तरह घेर लेते हैं। रक्षक एक आखिरी घेरा बनाते हैं, ढालें बाहर की ओर और पीठ एक दूसरे से सटी हुई। तीरों की बौछार से आसमान काला पड़ जाता है। तीरों की उस बारिश में यूनानी एक एक करके गिरते जाते हैं। जब ज़र्क्सीस आखिरकार पास जाने की हिम्मत करता है तो उसे वहां सिर्फ लाशें मिलती हैं। हर रक्षक लड़ते हुए मारा गया। एक भी यूनानी योद्धा में आत्मसमर्पण नहीं किया। रास्ता खुल चुका है। फारसी सेना दक्षिण की ओर बढ़ती है, लेकिन 3 दिन की इस देरी के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। थर्मोपाइले का युद्ध फारस की जीत पर खत्म हुआ, लेकिन इसने स्पार्टा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ज़र्क्सीस ने 2000 से भी कम यूनानियों को मारने के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। इस देरी की वजह से एथेंस को फारसियों के आने से पहले अपने नागरिकों को निकालने का मौका मिल गया। यूनानी बेड़ा सलामिस में इकट्ठा होता है। थर्मोपाइले के बलिदान ने संगठन और तैयारी के लिए जरूरी समय खरीद लिया। इस युद्ध का नैतिक प्रभाव सामरिक देरी से भी कहीं ज्यादा कीमती साबित हुआ। लियोनाइडस और उन 300 योद्धाओं की खबर पूरे यूनान में जंगल की आग की तरह फैल गई। स्पार्टा के इस प्रतिरोध ने लोगों में घुटने टेकने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया। अगर 300 आदमी फारसी साम्राज्य को 3 दिनों तक रोक सकते हैं, तो पूरा एकजुट यूनान क्या नहीं कर सकता। जो नगर राज्य हार मान चुके थे, वे अब युद्ध की तैयारी करने लगे। यूनानी बेड़े ने कुछ महीनों बाद सलामिस में फारसी नौसेना को तबाह कर दिया। अगले साल यूनानी सेनाओं ने प्लाटिया के मैदान में ज़र्क्सीस को हरा दिया। फारसी आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। स्पार्टन्स ने अपने राजा को पूरे सम्मान के साथ दफनाया। उन्होंने उस स्थान की याद में थर्मोपाइले में पत्थर का एक सिंह बनवाया। पत्थर पर खुदा एक शिलालेख स्पार्टा के बलिदान को अनंत काल के लिए संजोए हुए है। ए राही, जाकर स्पार्टा को बताना कि उनके कानूनों का पालन करते हुए हम यहाँ चिरनिद्रा में लीन हैं। ये शब्द सदियों तक गूंजते रहे। ये संदेश समय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर गया। आजाद लोगों ने गुलामी के बजाय मौत को चुना। योद्धाओं ने असंभव परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्तव्य का पालन किया। थर्मोपाइले भारी बल के खिलाफ साहस का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। सैन्य अकादमियां आज भी नेतृत्व और रक्षात्मक मोर्चों के सबक सीखने के लिए इस युद्ध का अध्ययन करती हैं। कवियों और लेखकों ने अनगिनत रचनाओं में उन 300 स्पार्टन्स को अमर कर दिया। वो रास्ता खुद एक पवित्र भूमि बन गया है, जहां सैलानी आज भी शहीदों को सम्मान देने के लिए रुकते हैं। हर पीढ़ी इस प्राचीन बलिदान की शक्ति को नए सिरे से पहचानती है। लियोनिडास की विरासत सैन्य इतिहास से कहीं आगे तक जाती है। उनका फैसला कर्तव्य, सम्मान और आत्म बलिदान के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। स्पार्टा का राजा जानता था कि ये मिशन मौत का बुलावा है, लेकिन फिर भी वो गया क्योंकि उसके राष्ट्र को उसकी जरूरत थी। उन्होंने बेटों वाले पुरुषों को इसलिए चुना ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी स्पार्टा का वंश चलता रहे। उन्होंने सहयोगियों को तब वापस भेज दिया जब बचना मुमकिन था, लेकिन खुद वहीं रुके रहे, क्योंकि पीछे हटना उनके हर विश्वास का अपमान होता। ये फैसले उस चरित्र को दर्शाते हैं जो किसी भी संस्कृति और युग से परे है। आज थर्मोपाइले इस बात का सबूत है कि जीत केवल संख्या के बल पर तय नहीं होती। लियोनिडास और उनके 300 योद्धाओं ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को 3 दिनों तक थामे रखा। उनके बलिदान ने यूनान को वो समय दिया जिसकी उसे जीवित रहने और अंततः विजयी होने के लिए जरूरत थी। पश्चिमी सभ्यता, लोकतंत्र, दर्शन और विज्ञान, इन सब की जड़ें प्राचीन यूनान में ही हैं। हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं वो इसलिए मुमकिन है
क्योंकि ईपू 480 में स्पार्टा के योद्धाओं ने एक संकरे रास्ते पर लड़ने और मरने का फैसला किया था।